भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुरुप के प्रस्तुत कर दिए हैं। यानी कि लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो भाई इलेक्शन का जो डमडमा है वो शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है इस बार का लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी बात करी जा रही है। और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अगर मैं बात करूं तो भाई वह कहें भैया ये जो सरकार है फिलहाल जो केंद्र में प्रदेश में सरकार है या जुमलेबाज है या दगाबाज है। भाई दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो भाई भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके कांग्रेस के ऊपर आरोप हैं। अभी कांग्रेस जो है अपनी परिवार की फूट नहीं संभाल पा रही, आपस की गुटम गुटा, किते कुमारी शैलजा गुट है तो किते रणदीप सुरजाला गुट है तो किते उड्डा गुट है, कई डाल के गुट हो रहे हैं। और पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं खासतौर पर विधानसभा इलेक्शन की तो टिकटों के बंटवारे पर बड़े बड़े सवाल उठे थे और न्यू कहा गया था जब टिकट सही डाल बन जंदी तो भाई उसका मामला आर पार का हो जंदा। फिलहाल और सीट पर हमारे दौरे बैठे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल सैनी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और एआईसीसी के महासचिव रहे हैं। दर्शकन ओबीसी के, बिल्कुल ओबीसी के महासचिव। दर्शकन है ठाडू ठाडू राम रामान। राम राम जी। कॉपीराइट तो नहीं इसके ऊपर? न- राम राम कह तो दिया आपने, राम राम पे कॉपीराइट है नेताजी। नहीं, ये कॉपीराइट कहाँ से हो गया? ये तो सदियों से, सैकड़ों सालों से हमारी जो आपसी कल्चर है भाईचारे की, वो तो राम राम रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है भाई राष्ट्रवाद की बात करा या फिर जय श्री राम की बात करा या राम राम की बात करा तो उसके ऊपर कॉपीराइट का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राम राम शब्द है एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करने का एक हमारी कल्चर रही है, हमारी खास तौर से हरियाणवी कल्चर रही है, तो उसमें कॉपीराइट की कहाँ बात है। चलो अनिल जी, आपकी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की राजनीति के दिग्गज चेहरे और उत्तर प्रदेश में भी आपने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से एक्शन प्लान जितना पनडुब्बी तैयारी कराया कर इस तरह से कांग्रेस के लिए लगातार काम करते रहे हो। लेकिन हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो कारण क्या है, कांग्रेस पार्टी ईब तक लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही? जुकरिया कुर्सी खाली दरियाड़ है, न्यू में ईब तक अणे खाली है, मामला क्या चक्कर है? इस कुर्सी की तरिया खाली है, मामला क्या चक्कर है? नाम क्यों नहीं घोषित कर पा रही? ये तो देखिए एक कुर्सी है अभी करीब हमारे 9 उम्मीदवार कांग्रेस के यहाँ से लड़ेंगे, एक आम आदमी पार्टी को गया है और ये 9 की 9 हमारी इस लोकसभा चुनाव में भरेंगी सारी चीजें। लेकिन जिसका गला गठबंधन होया, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात करा, केंद्र सरकार की बात करा तो उसको अंदर ठोक दिया केजरीवाल को। क्या लगा कसूर में? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की देश में और हमारे प्रदेश में सरकार बनी थी। उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने जिस द्वेष भावना से ईमानदार वर्कर्स हैं, बड़े नेता हैं, ईडी का और सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, वो तो सारी देश के करोड़ों लोग, 150 करोड़ लोग जानते हैं और इसका खाजियामा इस चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं उनका कहना है कि भाई कांग्रेस के पास जब मुद्दे खत्म हो जाए हैं तो मतलब असली मुद्दे के ऊपर काम करने की बजाय ईवीएम का राग अलापना शुरू कर देती है कांग्रेस। देखिए, जहां तक निष्पक्ष चुनाव की बात है, उस निष्पक्ष चुनाव पे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग ही रहे हैं। अगर कांग्रेस का ये कह रहे हैं कि राग अलाप रहे हैं, ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वो तो आप जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट के सामने, कोर्टों में केस पेंडिंग है, जो फैसला होगा वो तो माननीय अदालत करेगी। परंतु जो देश के लाखों लोगों को डाउट है और कांग्रेस के नेता भी इस बात में, हमारे नेता भी इस बात को उठा देते हैं, तो बीजेपी इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेती? उनकी मांग को डिमांड्स करे, बैलेट पेपर पे करा ले चुनाव। आपने लगा अभी बैलेट पेपर पर अगर चुनाव है तो कांग्रेस का डंका बजेगा? 100% बचेगा। वो तो अभी इसी चुनाव में, 24 के चुनाव में दिखेगा लोकसभा में। आज देश में जिस प्रकार अफरा तफरी का माहौल है, अभी आपने पीछे कहा कि भी केजरीवाल जी को, एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को ही अंदर कर दिया उन्होंने। और जो आरोप प्रत्यारोप थे, जो भी उन पे आरोप लगे हैं, अब वो दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाएगा इसका। यानी कि न्यू कैश कहा भाई ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार है। कुछ चीजें बहुत सी पहली बार चल रही हैं। फिलहाल कॉपीराइट की अगर मैं बात करूं तो नेताजी आपकी कांग्रेस से कई सारी चीजें गायब हो गई हैं, जैसे स्वच्छता के नाम पे गांधी का चश्मा, गांधी की लाठी छीन ली गई है। मन की बात, ढंग की बात, रंग की बात, ई डाल के प्रोग्राम है जिनका आपके पास कोई तोड़ नहीं है।
और आपके ऊपर यह भी आरोप है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कहीं न किते न किते बैक एंड पे कांग्रेस का रोल रहा है। नहीं नहीं, कांग्रेस का उसमें कोई रोल नहीं रहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में इन्होंने सरकार बनाई है वहां पे जातीय दंगे फैलाए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं या मुसलमान नहीं थे तो यहाँ जाट को बीच में लगा लिया, जाट कम्युनिटी को। जाट जितनी बहादुर कौम मैं तो समझता नहीं कोई कौम है। हमारा तो इनसे बड़ा आपसी भाईचारा और तालमेल बहुत बढ़िया रहा है। ओबीसी में यानी कि अगर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया, नायब सैनिक को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस की तरफ से कौन से ओबीसी चेहरे को प्रमोट किया गया, कौन सा ओबीसी चेहरा है जिसको की प्रदेश की कोई कमान दी गई, बताओ आप। देखो, हरियाणा में तो कांग्रेस ने कभी ओबीसी को कभी फेस नहीं बनाया। और चूंकि हम भी कांग्रेस में पिछले काफी लंबे अरसे से, हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, उसमें उस लाइन पे भी हम काम किया है। उसके बावजूद भी कोई बात नहीं नेताजी, मैं समझ सकूं हूं आपकी तकलीफ। देखो भला क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, यूं तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, ये बहुत बड़ा दुख और कष्ट है कि इतना लंबा कार्यकाल के बावजूद ओबीसी का कोई चेहरा कांग्रेस अब तक नहीं बना पाई। और भाई उसके बावजूद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण जो है कांग्रेस के अंदर गुटम गुट और गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से ऐसा लगा है कि जो सिपे सालार हैं, कांग्रेस के जो ग्राउंड पे काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको कभी अवसर नहीं मिला। देखो, आपने अभी ओबीसी का जिक्र किया। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, पीछे हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ पार्टी का, उसमें भी विशेष तौर से मैनिफेस्टो में सारी चीजें ऐड की गई है। और अब उनकी जो 2 नंबर की जो यात्रा, अब दोबारा से इन्होंने यात्रा जो की, 2 नंबर की यात्रा दोबारा से जो यात्रा की है तुम्हारे को, उस यात्रा के अंदर भी उन्होंने खास तौर से ओबीसी को टारगेट करके ओबीसी की संख्या को, उनकी जातिगत जनगणना की बात बड़ी मजबूती से की है। कभी कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जातिगत जनगणना भी की जाएगी और उनके संख्या के हिसाब से इनको राइट्स दिए जाएंगे। पर चूंकि मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, रोहतक का निवासी हूँ, हम भी पिछले 20-22 साल से ओबीसी के बारे में काफी लंबा हमने संघर्ष किया है। प्रदेश में 90 विधानसभा है, कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां अनिल सैनी और उसके साथियों ने संवाद बैठ के कार्यक्रम, जनसभाएं ना की हो, जिससे इस समाज में एक जागृति और एक नेतृत्व विहीन जो समाज था, उनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए हमने बड़ा अथक प्रयास किया। लेकिन अपना हरियाणा में कहावत है नेताजी, बोला दिहाड़ी कभी नहीं मरती, लेकिन आप लोगों को दिहाड़ी मिली नहीं। नायब सैनी देख लो, फटते ही दिहाड़ी मिल गई, आपको बीजेपी की तरफ से ऑफर नहीं आया। देखो, पार्टी पुर्टियों के ऑफर आते हैं, पर हम कांग्रेसी हैं। हम हमारे ब्लड में कांग्रेस है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी विचारधारा है? कैमरामैन की कहूंगा एक बार फोकस करो। मतलब जैसे आप ये शैलजा के साथ फोटो है, उधर प्रियंका गांधी के साथ फोटो है, मतलब ये अलग अलग गुट कैसे हैं कांग्रेस के अंदर? कुमारी शैलजा गुट है, रणदीप सुरजेवाला गुट है, तो हुड्डा गुट है, ये गुटम गुटा, इसको कैसे इस चैप्टर को क्लोज किया जाए, उसके लिए कुछ रणनीति आपने तैयार करी? अभी आपने कैमरा इन फोटो पे लगाया है। शैलजा जी हमारी पार्टी की बड़ी नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया, मुख्यमंत्री बन सके। देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान फैसला करता है, परंतु आज सारा गरीब समाज उनकी तरफ देख रहा है। और जिस प्रकार आज कांग्रेस दबे कुचलों के बारे में अब उन्हें बड़ी गंभीरता से लिया है, और चूंकि ये जो गरीब दबा कुचला समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, और जिससे कांग्रेस सत्ता में रही है, और ये 2014 के चुनाव के बाद ये वोट बैंक छटक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो उन्होंने झूठ का प्रपंच का नंगा नाच इस देश में किया, ये भोले भाले लोग बहकाई में आके मोदी की तरफ चले गए थे और वो राज कर गए। आज ये सारा समाज सड़कों पे, गांव में, चौपाड़ों में बैठा है, आज ये कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अब ये 24 का जो चुनाव है, हमारे यहाँ 25 मई को वोटिंग है हरियाणा में, आप देखना कितने % से 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जीतता तो जिब गिनी जिब प्रत्याशी घोषित करेगा यूं न्यू बताओ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तो गली गली में घूमने लगे और वह न्यू भी दावा कर रहे हैं अरे भाई हम तो इस बार के इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो जो है ना अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यू इलेक्शन तो उनका दावा है कि भाई हम जीतते बैठे हैं, आपने भी लोग प्रत्याशी की घोषणा नहीं करी। प्रत्याशी एक आध दिन में घोषणा हो जाएगी। आज भी दिल्ली में बैठक है, हमारे जो
सीनियर नेता हैं उसमें बैठ के सारा तालमेल बना के, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हो गए तो अब जल्दी कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। लगा आपने कि भाई इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें ओबीसी कोटा कांग्रेस के अंदर कुछ कुछ इंक्लूड होगा, कुछ ये मैनिफेस्टो में कुछ शामिल हुई है चीज? देखो, जिस प्रकार कांग्रेस हाईकमान ने ओबीसी के पिछड़ों की बात की है और देश की टोटल आबादी का ये आधा 50% आबादी ओबीसी की है। अब वो जिस प्रकार हाईकमान इन चीजों को संज्ञान में ले रही है तो मुझे तो लगता है कि ओबीसी को अब की बार हाईकमान पूरी भागीदारी देगी। लेकिन अनिल जी नु कहा करें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो पहला दाव भारतीय जनता पार्टी खेलगी, नायब सैनी को एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ईब जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो बहुत बड़ा दाव है। इसका तोड़ के आप लोगों के पास ओबीसी को किस तरह से आकर्षित करोगे कांग्रेस की तरफ, क्या इसका निचोड़ है? देखो, कांग्रेस हाईकमान जिस प्रकार ओबीसी के प्रति अब गंभीर और चिंतन कर रही है बैठकों में, तो कोई ना कोई ओबीसी के लिए एक बड़ा कोई काम पार्टी हाईकमान करना चाहती है। इनके लोग भी विधानसभा के भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में भी चुनाव लड़ेंगे। ये बात ठीक है कि कांग्रेस ने हरियाणा में कोई किसी ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया और कभी कभी फेस नहीं बनाया। अब ये सारी चीजें बड़ी गंभीरता से कांग्रेस हाईकमान ले रहा है। और देखो, इसमें दो बातें होती हैं। प्रदेश की लीडरशिप, हो सकता है कि पार्टी हाईकमान के संज्ञान में कुछ चीजों को, उन तथ्यों को छुपाया गया हो। हम पिछले करीब 20-22 साल से हरियाणा के तमाम विधानसभाओं में, जिलों में हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। इस तबके में हम एक जागरूकता हमने पैदा की। जागरूकता पैदा करने के बाद हमने एक इनकी लीडरशिप को खड़ा करना चाहा कि भाई ये प्रदेश में अगर ओबीसी की लीडरशिप खड़ी होगी तो ये समाज भी दूसरे समाजों के बराबर में देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देगा। अनिल जी, टिकटमबाजी और तिकड़मबाजी का दौर चल रहा है, ऐसे में ओबीसी के लिहाज से आपको क्या लग गया है कि भाई हरियाणा की कौन सी लोकसभा की सीट है जड़े ओबीसी का प्रत्याशी जताया जावे तो वो तंबू पाड़ सके? देखिए, मैं आपको 10 लोकसभा है, मैं 10 के 10 पे आपको जाति इस ओबीसी वर्ग की वोट बता देता हूँ। सोनीपत से शुरू करते हैं। सोनीपत से मैंने भी दावा किया था, मैंने भी अप्लाई किया था कि भाई मैं भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझे चुनाव में अगर परिवारवाद ना हो तो, अगर पार्टी मुझे चुनाव जो कोई बात नहीं, पार्टी में यदि परिवारवाद ना हो तो यह भी चुनाव लड़का है और एक लोकसभा सीट कांग्रेस की जोड़ी में डाल सकेंगे। नहीं, अभी तो चलो टिकटों का फैसला नहीं हुआ, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो हमें मानना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सोनीपत में करीब 8 लाख ओबीसी की वोट है, रोहतक में करीब 7-7.25 लाख ओबीसी की वोटर है, गुड़गांवा में करीब 9.5 लाख ओबीसी की वोट है, भिवानी में करीब 7.5 लाख ओबीसी की वोट है, सिरसा में करीब 5.5 लाख वोट है, आपके कुरुक्षेत्र में भी करीब 6.5-7.5 लाख वोट है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब टोटल अगर ये वोट कलेक्ट करके इकट्ठा करें हम टोटल, तो करीब 70 लाख वोटर लोकसभा में ओबीसी का वोटर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ा आंकड़ा बनता है, बहुत बड़ा आंकड़ा। और मुझे दुर्भाग्य और दुख इस बात से होता है, और इस कम्युनिटी का भी ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हम, कि इतना बड़ा तबका, इसकी संख्या को नहीं बताया जा रहा है। अब जिस दिन से अनिल सैनी मीडिया में आके उन्होंने ये बातें रखी हैं कि भाई कोई आज तक हमें रोहतक सोनीपत में हमारे को कंसीडर ही नहीं कर रहा, कि भाई आजादी से लेकर आज तक ये तबका कांग्रेस को वोट दे दे के सत्ता के पायदान पर इस वर्ग ने पहुंचाया है। आज ये वर्ग संगठित होकर अपनी डिमांड कर रहा है, तो नेताओं को क्या तकलीफ हो रही है? अनिल भाई, आपको लगा है कि भाई पिछला लोकसभा इलेक्शन जिसमें कि एक रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा, तो सोनीपत लोकसभा से भूपेंद्र हुड्डा ने इलेक्शन लड़ा, तो क्या लगा आपने कि भाई सोनीपत लोकसभा से, यानी कि बापू बेटा दोनों ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, सोनीपत लोकसभा से यदि किसी ओबीसी चेहरे को मौका दिया जाता तो क्या लोकसभा की जो सीट है वो कांग्रेस की जोड़ी में जा सके? वो तो हम अब भी कह रहे हैं कि अगर सोनीपत से, मैंने खुद अप्लाई किया है सोनीपत से, पर हमारा नाम तो किसी ने पैनल में नहीं भेजा। चलो एक वो बात अलग है। दो लाइनें अर्ज हैं। चुप के रोने वाले छुपा ले अपने दिल के छाले रे,
पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, वो काम हो गया ओबीसी के लिए। नहीं है, देखो हमने जो ओबीसी की डेटा दिया है, करीब 70 लाख वोटर पार्लियामेंट में ओबीसी का वोटर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा। इतना बड़ा वोट बैंक, उसके बावजूद इस वर्ग को वो तज्वो ना मिलना, तो ये बड़े खेद का विषय है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल सैनी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं और एआईसीसी के ओबीसी के महासचिव रहे हैं। तो बहुत बड़ा पद, और उसके बावजूद भी अनदेखी से कुछ परेशान है। उसका है भीतर की बात, अंदर की जो बात है, भीतर की जो बाप है, वह लिकर दी कई बार राय भी जावा है। दर्शक समझ गए होंगे कि भाई किस तरह की पीड़ा है, और कांग्रेस के अंदर जो ये सिस्टम चल रहा है इसका इलाज क्या है। वो शायद यह वीडियो जब हाईकमान तक जाएगी तो मेरे ख्याल से कितने सुध ले ही जा सके है। तो भाई इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ताम भी लिख दियो कि अनिल सैनी ने जो पीड़ा व्यक्त करी है कांग्रेस के दिग्गज नेता ने, उसके बारे में तारी अपनी क्या राय है। कर दो शेयर वीडियो ने। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय श्री राम। जय श्री राम तो कह दी। जय श्री राम। चलो कर दो भाई शेयर।